हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है अपने पास में सेट्स, यानी सेट समुच्चय को आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर समुच्चय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएससी में, खासकर सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं। अपना जो मेनली टारगेट रहने वाला है वो सेकंड ग्रेड ही रहने वाला है आपके पास, कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम आज सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को पूरा डिटेल से करने वाले हैं। यहाँ पर जब आप इस टॉपिक को पूरा देख लोगे तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी जो मेरे नोट्स है वो एसआर सैनी जो बुक है आपकी वो और माथुर सर के नोट्स है, उन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर में लेके चलूंगा, यानी टोटल आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपको और कहीं से भी इसको पढ़ने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप सब साथ में इसको नोट्स बना लें और मेरी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी आपको पूरे नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेट्स। देखिए, सेट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। सेट जो होता है आपके पास में वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस सिंपल सी डेफिनेशन यही है, आपको ये याद रखनी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, यानी जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सुपरिभाषित संग्रह। यानी आप क्या करेंगे यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह, यानी आप जिन भी वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं वो किस तरह का संग्रह होना चाहिए, एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। यानी वस्तुओं का जो आप संग्रह कर रहे हैं वो किस तरह का संग्रह हो, सुपरिभाषित हो, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए आपके पास में। वेल डिफाइंड कलेक्शन हो देते हैं यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपने कलेक्शन किया है वो किस तरह का कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट, और सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, यानी ए बी सी इससे डिनोट करेंगे, या एक्स वाई और जेड, यानी आप बड़े अक्षरों से कैपिटल लेटर से इसको दर्शाएंगे। और कैसे दर्शाएंगे, हमेशा हम करली ब्रैकेट में यानी मजले कोष्टक में इसको रख करके दर्शाएंगे। और जो भी आपने इसके अंदर जो भी आप रखोगे उन सब को हम बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर अवयव यानी एलिमेंट्स, इन सबको हम एलिमेंट्स कहने वाले हैं, अवयव कहने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे जो अवयव रखे जाएंगे वो हमेशा छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे, यानी छोटी एबीसीडी से ए बी सी या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड इस तरह से इनको दर्शाने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो भी सेट है उनको हमेशा बड़े अक्षरों से दर्शाया जाएगा और करली ब्रैकेट यानी जो आपके पास मजला कोष्टक है उसके अंदर रखा जाएगा, और सारे के सारे अवयव कहलाएंगे जो भी इसके अंदर आपने रख दिया है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक मेरे पास में सेट है और इसके अंदर इस तरह से अवयव आपके रखे हुए हैं ए बी सी डी और ई। तो ये एक आपका सेट हो गया। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें ए बी सी डी और ई अवयव आपने ले लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से एक बी सेट ले लेते हैं जिसके अवयव है मेरे पास में यहाँ पर कुछ भी, जैसे एक नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये भी आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर लिए हैं और वही करली ब्रैकेट मजले कोष्टक में यहाँ पर रखना है। इसी तरह से और भी ले लेते हैं, जैसे आप किसी भी कलेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का आप कलेक्शन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट इन क्लास 12th या 12th के जो स्टूडेंट हैं या बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो या बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स का कलेक्शन कर सकते हैं। तो जिनका भी आप वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकेंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। ठीक है, और सेट्स को हम किससे डिनोट करेंगे ये याद रखना है, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके अलावा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये बात याद रखनी है। और साथ में अंदर जो भी आप रख रहे हो एलिमेंट्स उनको हम एलिमेंट या अवयव कहेंगे। चाहे आपने कुछ भी रखा हो, जैसे स्टूडेंट्स आपने रख दिए तो स्टूडेंट्स भी क्या है, इस सेट के अवयव कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपने रखा हुआ है उनको हम छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे, यानी छोटी एबीसीडी से हम उनको दर्शाएंगे। जैसे ये स्टूडेंट देखो, एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण से समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चयों के लिए सत्य है।
तो सत्य कथन कौन सा है, इसको देखेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो असमान और अलग अलग हो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास में सी आंसर आ जाएगा। यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा यहाँ पर कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो अलग अलग है और असमान है। यानी देखो अगर कोई समुच्चय मेरे पास इस तरह से है जिसमें ए बी और सी लिखा हुआ है, तो ये ए बी और सी के बराबर ही होगा, अलग अलग नहीं है ये दोनों, क्योंकि कोई भी अवयव समुच्चय में सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, अलग अलग होगा और असमान होगा। यानी एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो आपके पास में आएगा यहाँ पर आंसर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो एक उदाहरण है मेरे पास में और उसके अवयव ए बी सी और डी है, ठीक है। तो इन चारों जो अवयव है वो चारों अवयव इसी में क्या करेंगे, इसी से संबंधित होंगे और इसी को बिलोंग करेंगे। तो एक वर्ड और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर कि एक समुच्चय और ले लेते हैं यहाँ पर बी, जिसके अवयव है 1 2 और 3। तो यहाँ आप देखो कि ए जो है वो अवयव ए का समुच्चय ए का अवयव है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे, ये एक वर्ड है जिसको हम काम में लेंगे, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन होता है एक वर्ड ये, और ई की तरह लिखेंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू यानी संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। यानी ए जो अवयव है वो ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए ये ए से संबंधित होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 बिलोंग्स टू ए तो ये गलत होगा, क्योंकि एक जो है वो ए का अवयव नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू बी, ये बिल्कुल सही होगा। 2 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से और पढ़ते हैं। देखिए एक मेरे पास में, इसके बाद अब यहाँ पर देखो एक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक समुच्चय है मेरे पास में जिसमें x बिलोंग कर रहा है n में। x किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं, जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो सारी 1 2, इसका समुच्चय बना लेते हैं, चलो एक समुच्चय बना लिया 1 2 3, और इस तरह की जो सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 जो अनंत तक चलती रहेंगी, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि x अभाज्य है। x क्या है भैया, अभाज्य है, और x का मान कहाँ से कहाँ तक है, 3 और 5 के बीच में है। x का मान 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा आ सकता है 4 आ सकता है, और 4 जो है वो बिलोंग भी करेगा नेचुरल नंबर में, बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत संख्या भी है, पर 4 अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है इसलिए इसको कहेंगे हम रिक्त समुच्चय। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय उदाहरणों के साथ लेके चल रहे हैं, तो इससे जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगी। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को हम कहते हैं नल सेट या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट भी इसको कह सकते हैं। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी खाली, बस सीधी सी बात है, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको हमेशा हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब यहाँ पर क्या है, खाली समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो अब ये देखो, ये इसी का उदाहरण है कि यहाँ x है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और x अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये अभाज्य नहीं होता तब तो मैं क्या कहता यहाँ पर 4 मेरे पास में, अगर ये अभाज्य नहीं कहता तब तो 4 इसका आंसर आ जाता, पर ये अभी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, प्राइम नंबर 2 3 5 7, ये सारी की सारी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 4 जो है वो भाज्य संख्या, इसलिए ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा समुच्चय है वो और देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं समान समुच्चय।
हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखते चलते हैं। समान समुच्चय, समान समुच्चय देखो क्या होता है कि अगर कोई भी दो समुच्चय है जिनके सभी अवयव अगर बराबर हैं तो वो समान समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बी और सी है मेरे पास में, एक बी समुच्चय है जिसके अवयव है मेरे पास में यहाँ पर सी बी और ए। तो अब ये देखो इन दोनों के सारे अवयव बराबर हैं, तो इनको हम कहते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट। ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, यानी समान समुच्चय कहलाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए, तो इन पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम, आगे अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो आगे का टॉपिक है, पहले एक टॉपिक को समझ लेते हैं, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है देखो, यानी अगर कोई समुच्चय है मेरे पास में और उसमें सिर्फ एक ही अवयव है, सिर्फ एक ही अवयव है, यानी अगर कोई समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे यहाँ पर सिंगलटन समुच्चय या एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। तो देखो फाई जो है वो एकल समुच्चय नहीं है, क्योंकि फाई क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय होता है। ये भी खाली है तो ये भी एकल समुच्चय नहीं है। फिर उसके बाद में ये समुच्चय आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दो अवयव है तो ये भी एकल समुच्चय नहीं है। फिर उसके बाद में देखो फाई, फाई एक अवयव है इसका, तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा? एक एकल समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि फाई को जब आपने यहाँ पर करली ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में रख दिया तो ये एक अवयव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक अवयव बन जाएगा, और ये अवयव एक अवयव है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट की बात करें या समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार की बात करते हैं। देखो समुच्चयों का जो प्रकार है वो दो तरह के प्रकार है समुच्चयों के। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर फाइनाइट सेट, और एक पढ़ते हैं हम इसको इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है आपके पास में परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट यानी इसको हम लिखते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। और दूसरा होगा जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होगा जिसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो देखो फाइनाइट सेट जिसके अवयव क्या हो? परिमित हो। परिमित है तो सीधी सी बात है अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? दो बातें याद रखनी है बस इसमें। एक तो ये कि अवयवों की जो संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए। अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, यानी परिमित हो, एक ही बात है। दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? परिमित होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है, परिभाषित होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है, परिभाषित होनी चाहिए। जैसे एक अवयव में एक समुच्चय लेता हूँ और उसके अवयव है मेरे पास में 1 2 3 और 4 और 5। ये देखो इसके सारे अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी परिमित है, और यहाँ पर परिभाषित भी है। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी ये आपके पास में कौन सा समुच्चय कहलाएगा? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहलाएगा। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, एक पी समुच्चय ले लेता हूं, चलो मैं एक पी समुच्चय ले लेता हूं और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और छोड़ दूं मैं डैश करके। तो अब इसमें क्या हो गया कि अवयवों की संख्या अनिश्चित हो गई। यहाँ पर अवयवों की संख्या क्या आ गई? अनिश्चित हो गई। तो ये क्या कौन सा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे इसमें मैं ऐसे लिखता हूं कि भैया आप मान लो, सपोज कर लो कि आप अभी क्या हो, बीएस, आप मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो मान लो। तो आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उन सबको आपको पता है, आपको ज्ञात है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन योर क्लास एमएससी प्रीवियस या एमएससी प्रीवियस, ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके पास में? निश्चित हो गए। आपको पता है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स एमएससी में कितने हैं, प्रीवियस में, आपको ज्ञात हो गया। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन इंडिया,
तो अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन इंडिया मैंने लिख दिया कि अब इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें नहीं पता, और कौन कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है ये भी नहीं पता। तो पहली बात तो ये परिभाषित नहीं है कि स्टूडेंट कौन से हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो भी स्टूडेंट है, बीएड कर रहा है वो भी स्टूडेंट है, एमएससी कर रहा है वो भी स्टूडेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहा है मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, नवोदय की तैयारी कर रहा है, केवी की तैयारी कर रहा है, वो भी सारे स्टूडेंट हैं, आरएस की तैयारी कर रहा है वो भी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कौन से, पहले बात तो ये परिभाषित नहीं। फिर उसके बाद में इनकी संख्या अनिश्चित है, तो ये कौन से समुच्चय कहलाएंगे यहाँ पर, अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आसान सी चीजें हैं और ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए, जरूरी है भैया, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे ताकि बाद में हम क्वेश्चंस पर आ सकें। अब देखो समुच्चयों का निरूपण, अगला टॉपिक आता है मेरे पास में, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण देखो, यानी जब समुच्चयों को हम लिखते हैं तो उसके दो तरीके लिखने के। देखो सीधी भाषा में बात करें कि समुच्चयों को लिखने के तरीके कितने हैं, तो समुच्चयों को लिखने के दो तरीके हैं मेरे पास में। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, या इसको कहते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, यहाँ लिख देता हूं, चलो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप दो तरह के हो गए भाई, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो समझो कि जैसे ये जो आपके पास में है, इसको, इसमें क्या होगा रोस्टर रूप में कि अवयवों को आप ऐसा कैसा रख दोगे, यानी अगर कोई अवयव है आपके पास में, उन अवयवों को आपने जैसा का तैसा, जैसा तैसा रख दिया, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और मैंने इसको ऐसे डॉट करके लगा दिया, ठीक है। और इसी में दोनों में लिखने का तरीका अलग अलग है, सेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात समझ लो अच्छे से कि सेट में सिर्फ लिखने का तरीका अलग रहेगा, बाकी सेट दोनों बराबर रहेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों समान समुच्चय ही होंगे। तो अब देखो इसको मैं एक कोई नियम बना के लिख दूं, कोई गणितीय रूप लिख दूं, यानी कोई नियम बना करके, या कोई गणितीय रूप, गणितीय रूप में लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास में, समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे लिख दूं x और x बिलोंग्स टू n, तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की बात एक ही है। जैसे इसमें जो अवयव लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और आगे तक चलते जा रहे हैं, ये भी कौन से अवयव हैं, ये भी प्राकृत संख्याएं हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ, ये भी कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और यहाँ जो मैंने लिखा है वो भी एक ही बात है कि x है यहाँ पर, और x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृत संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों बातें एक जैसी है, दोनों में कोई अंतर, कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो बदला है, सिर्फ लिखने का जो तरीका है वही बदला है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2x लिख देते हैं और x बिलोंग्स टू n। तो अब यहां देखो कि b जो समुच्चय है इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, इसको रोस्टर यानी जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रोस्टर रूप में बदलें तो कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, x की जगह 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रोस्टर रूप को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर रूप में एक दूसरे में बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, मेरे पास में ये है 2x - 1 है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो यहाँ देखो अब आप इस c को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की जगह जब आप 1 रखोगे, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 रखोगे आप तो 2 - 1 1 आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा, फिर 3 रखोगे तो 6 - 1 5 आ जाएगा, और इस तरह से चलता रहेगा। यानी ये सारी की सारी विषम प्राकृत संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। तो इस तरह से हम आराम से इसको लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं और आराम से समझ में आ जाएंगी। अब देखो इसके बाद के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इनको समझना है। अब अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सबसेट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
यहां से अब आपको, वो तो सब बेसिक चीजें थी जो आपको समझ ली, यहां से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना है कि भैया सब सेट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो, अगर कोई समुच्चय, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस उदाहरण से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे एक समुच्चय मेरे पास में है जिसके अवयव हैं ए बी सी, और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं कि भाई ए बी सी डी ई, ये है। तो ए के सारे अवयव जो है वो बी में विद्यमान है, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, तो ये क्या होगा, ए उप समुच्चय होगा बी का। ये इस तरह का इसका सिंबल यूज करेंगे, सी जैसा, इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो ये सी जैसा जो हम इसका उदाहरण, इसका यहाँ पर इसको नोटेशन यूज करने वाले हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे पी, मान लो एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, जिसके अवयव है मेरे पास में 1 2 3 और 4, और एक समुच्चय बी है जिसके जो इस तरह से है x बिलोंग्स टू n। तो ये देखो p क्या हो गया, अपने आप में ही यहाँ पर q का क्या बन गया, उप समुच्चय बन गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सी चीजें हैं, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ, जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय है जिसको हम n से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो n जो है वो, अब एक बार मैं थोड़ा सा चलो बता देता हूं, इसको मैं डिटेल से ही बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो, एक तो संख्याओं के समुच्चय और देख लेते हैं इसके साथ में, जो संख्याओं के, जैसे n जो है ना, इसको हम व्यक्त करेंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से व्यक्त करेंगे, और इसको ऐसे लिखेंगे n। जहां भी n दिख रहा है इसका मतलब प्राकृत संख्या की समुच्चय की बात हो रही है। इसको एक बार समझ लो भैया, कईयों को कंफ्यूजन रहता है, दिक्कत आएगी बाद में, तो साथ में समझते चलेंगे। फिर वूल नंबर, इसको हम बोलते हैं, w को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है इसको w से व्यक्त करेंगे, और इसके अंदर जीरो और शामिल हो जाता है, ये हम सबको पता ही है, हम सब संख्याएं पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में। तीसरा फिर उसके बाद में आता है मेरे पास में z, ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखना। z होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर बोलते हैं इनको, इंटीजर, पर इसको i से डिनोट नहीं करेंगे, इसको z से व्यक्त करेंगे, ध्यान रखना भाई। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर नंबर्स है ये। इंटीजर नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर व्यक्त की जाते हैं, इसको z से व्यक्त करेंगे, याद रखना। यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से ये सारी चलती रहेंगी, यानी सारी धनात्मक और सारी ऋणात्मक संख्याएं जो है उनको हम z से व्यक्त करेंगे, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जब भी z प्लस लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है। जब z माइनस लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके पास में सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है भैया, ठीक है। नंबर 4 अगला जो है आपके पास में, इसको हम लिखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं, परिमेय संख्याएं, इसको r से व्यक्त नहीं करेंगे, q से व्यक्त करेंगे, याद रखना। और आपको पता ही है ये कौन सी होती है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, और वेयर q इज डज नॉट इक्वल 0, जहां पर q 0 नहीं होता, ये याद रखना है भैया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो संख्याओं का समुच्चय होगा, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, पता है हम सबको। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जल्दी से रिवीजन कर लो बस क्विकली, अगर आपको पता भी है तो थोड़ा फास्ट करके वीडियो देख लो थोड़ा सा, ठीक है, पर रिवीजन हो जाएगा साथ में। और इरेशनल नंबर, प्राकृत अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे पाई है आपके पास में, अपरिमेय संख्या है, इसको t से व्यक्त करेंगे, ध्यान रखना। √2 √3 √5 √6, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये सारी की सारी जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या होती है, अनरेस्ट वैल्यू होती है, यानी ये अशांत वैल्यू होती है, इनको याद रखना है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये सारी की सारी आपके पास में आ गई। अगली है, जो सबसे बड़ा सेट है उसको याद रखना है, रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो सबसे बड़ा
सेट कहलाता है, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसमें सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी और सारी अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। सबसे बड़ा सेट है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इससे बड़ा सेट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। इससे बड़ा जो सेट होता है जिसको हम कहेंगे सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबको पता ही है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है, जैसे z इजिकल टू a प्लस आइटा b, इसको हम बाद में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हैं, इनको हमें याद रख लेना है भैया, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगला जो सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स जो है, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो आरपीएससी में आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आपको अगर पहले और कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि भाई ये हमें टॉपिक सर पहले कवर करना है। तो 11th क्लास के, 12th क्लास के और 10th क्लास का, और साथ में जो आपके पास में बीएससी के जो पोर्शन है, यानी 10th से लेकर के 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और बीएससी, ये सारे टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ जो भी आपके सेकंड ग्रेड में पूरा सिलेबस जो है वो मैं पूरा करवाने वाला हूँ। आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।